इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, कोई बताएगा? पुअर एंड स्टैग्नेंट। यस, स्टैग्नेंट था। पुअर एंड स्टैग्नेंट। यस, पुअर एंड स्टैग्नेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? सुमित बताओ। सुमित मैम ये मेरा पहला क्लास है। तो सुने, क्लास में तो कराए थे ना बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस किए थे ना, कैसा स्थिति था एग्रीकल्चर सेक्टर का? कुछ भी नहीं बता सकते हो थोड़ा बहुत? एब्सेंट थे मैम। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? प्रतिभा, रत्नप्रिया? मैम एब्सेंट है। सब एब्सेंट था क्लास में। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कौन बताएगा? मैम लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ पार्ट। देखो फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, ऐसे यहाँ पे आकर के ये दोनों टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, यू नो दैट आवर इकोनॉमी इज एग्रीगेरियन इकोनॉमी। जब आज के समय में हमारी कंट्री को एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज आल्सो a concept of or the nature of our economy was agricultural based economy. It means most of the people are dependent on the agriculture for their livelihood. So on the eve of independence, you know that before independence our British, due to the British rule, due to their various type of exploitative policies implemented by the British government, like Jamindari system, Raiyatwari system, there is no any scope given to the tiller to develop such type of infrastructure which will help them to enhance their productivity. And still the landowner, जिसको कहोगे जमींदार, the middleman, they also focused on the collection of revenue only. They have not given any importance to the productivity और टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ना जमींदारों ने कुछ किया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और ना टीलर के पास कुछ था, किसान के पास कुछ था पैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को या एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ कर सके। ठीक है, सो ओनली देयर इज एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश रूल। ड्यू टू दैट द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। It reduced the productivity of the soil, productivity of the agriculture sector. क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आज सोचो इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद बहुत सारे एरिया में ड्यू टू मॉनसून फेलियर हुए, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर एरियाज हैं आज भी इतने आजादी के इतने साल बाद कि अगर मॉनसून फेल हो जाए तो प्रोडक्शन सही नहीं होता है। इवन दे फेस द सिचुएशन ऑफ फैमिली लाइफ, है ना, तो स्टार्वेशन के शिकार हो जाते हैं, सूखा का शिकार हो जाते हैं आज के समय में। तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द सेम सिचुएशन इज मोर, ज्यादा इससे भी वर्स्ट सिचुएशन था। तो ऐसे सिचुएशन में ड्यू टू बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, ड्यू टू स्टेगनेंसी, ड्यू टू लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देयर इज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्योंकि एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम है, तो इकोनॉमी तो बैकवर्ड होगी ही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस की वजह से हमारी इकोनॉमी पुअर और स्टेगनेंट थी। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बैकवर्ड था? तो इसका पहला रीजन है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिडलमैन, ड्यू टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Whatever land revenue system implemented by the British government, through which the middleman, it means the zamindars, were given opportunity, they have given responsibility to collect the revenue from the tillers, from the farmers, and after deposit a sum ratio, कुछ एक proportion होता था, इतना परसेंट आपको डिपॉजिट करना है, rest of the amount will keep with them। मतलब आपको 20% दे देना है, बाकी आप खुद रख सकते हो। So and they have given full power to for the collection of revenue। तो ये मिडिलमैन जो जमींदार होते थे, रैयतवार होते थे, ये ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान देते। जितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा उतना लग्जरी लाइफ में जी पाएंगे, ज्यादा पैसा आएगा। They have no given any importance to the productivity। उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा,
इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि जितना हो सके हम किसानों को एक्सप्लॉइट करें। इन अदर हैंड फार्मर्स के पास कुछ अच्छा कोई सुविधा नहीं थी, no irrigation facilities, no infrastructure development, no modern farming, no any type of support from the government, and only they are collecting revenue. सिर्फ वो revenue collect करते थे। कभी फैमिली आ गया, सूखा पड़ गया, मॉनसून फेलियर हो गया, तो ऐसे में प्रोडक्शन कम हो जाता था, फिर भी उनको रेवेन्यू देना पड़ता था जमींदारों को। ठीक है, इस तरह उनका सिचुएशन धीरे धीरे पुअरेस्ट और वर्स्ट कंडीशन हो गया। इकोनॉमिकली वो काफी वीक हो गए, काफी बैकवर्ड हो गए। ठीक है, लंबे समय तक सूखे का शिकार, भुखमरी का शिकार होते रहते थे हमारे डीलर्स, मतलब किसान जो एक्चुअल खेती करते थे। तो ये कारण हुआ। तो पहला रीजन होगा ड्यू टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकवर्डनेस का सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला कॉज है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन विच लैंड ऑनर कहा जाता था जमींदारों को। दे कलेक्ट हायर रेवेन्यू फ्रॉम द डीलर्स एंड दे नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा कारण था आपका वही, देयर इज नो इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं था, कोई नहर नहीं, कोई कैनाल नहीं, नो ट्यूबवेल, नथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दे हैव नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। कोई नदी नहर नहीं, सूखे का शिकार होने की वजह से फसल फेलियर, जो क्रॉप होता था वो फेलियर हो जाता था। अगेन बैकवर्डनेस। द थर्ड रीजन इज no other infrastructure or government support given to the dealer। किसी भी तरह का अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केटिंग, क्रेडिट, है ना, लोन वगैरह की व्यवस्था करें नहीं। मोस्टली द पीपल, द डीलर्स आर डिपेंडेंट ऑन द लैंड ऑनर और टू द मनी लेंडर। एंड मनी लेंडर जो तुमने 9 में भी पढ़ा है कि मनी लेंडर यूज वेरी एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी टू कलेक्ट, टू प्रोवाइड, जो उनका लोन होता था, दे प्रोवाइड लोन एट वेरी हार्ड एंड एक्सप्लॉइटिव टर्म कंडीशन। बहुत ही हार्ड और हार्श भी कह सकते हो, और एक्सप्लॉइटिव टर्म कंडीशन पे देते थे कि आपको 16% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, आपको मेरे यहाँ पे आके काम भी करना होगा। इट मींस वो एहसास दिलाते थे कि जो मैं आपको लोन दे रहा हूँ, मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। और कभी अगर वो लोन देने में, रिटर्न करने में फेलियर हो जाते थे, तो आपने बॉन्डेज लेबर के बारे में सुना है, बंधुआ मजदूर बना लेना, जितना फसल बचता था जमींदारों को कर चुकाने के बाद वो उठा के साहूकार ले जाते थे। These are the situations। ये सारे सिचुएशन जो थे उनको धीरे धीरे बैकवर्डनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन आपको क्या है, what were the reason for backwardness of agriculture sector? सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सेकेंड आपका नो इरिगेशन फैसिलिटीज, थर्ड नो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट हैज बीन गिवन बाय द provided by the government मतलब कौन, ब्रिटिश रूल। और फोर्थ है कमर्शियलाइजेशन ऑफ, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें ऐड कर देना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को अच्छा माना जाता है आज के टर्म। पहले तो ये समझो कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है, उस तरह के क्रॉप्स को उगाना जिससे हम मार्केट में बेच के और सरप्लस इनकम जनरेट कर सकें। अगर किसान है, देखो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, जो कॉन्सेप्ट था पहले से ही, जो ट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट था कि हम सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए, किसान जो थे वो फसल उगाते थे खुद सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए। सेल्फ सब्सिस्टेंस के का मतलब होता है टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ क्रॉप्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय देम एंड देयर फैमिली मेंबर्स। वही क्रॉप्स उगाना जो खाने के लिए वो और उसके फैमिली मेंबर यूज करते हैं। तो मोस्टली दे फोकस्ड ऑन राइस, wheat, pulses, gram, ठीक है। These are the self-subsistent product at that time. But commercialization of agriculture में British government forced them to produce indigo। उनको force करते थे कि आप indigo उगाओ। indigo क्या होता है, नील। They mostly indigo क्यों कहते थे वो लोग? Because you know that due to industrial revolution in the Britain, they need dye material for whitening out their cotton clothes। कॉटन क्लॉथ को सफेद करने के लिए डाई, नील का यूज किया जाता है। आज भी हम कपड़े, सफेद कपड़ों में नील का यूज करते हैं ना। सिमिलरली दे यूज those industries use the dye of indigo which is exported from India to their own country, it means to the Britain।
तो ये फोर्स करते थे कि जितना ज्यादा इंडिगो का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हमें हमारे इंडस्ट्रीज को इसका फायदा होगा. इट मीन्स टू फीड देयर ओन इंडस्ट्री एट ब्रिटेन दे नीड इंडिगो एंड कॉटन. तो इंडिगो उगाने का देखो, अब तुम कहोगे ये तो अच्छी बात है कि इंडिगो एक्सपोर्ट होगा, बट दे कांट गेट बेनिफिटेड. इस एक्सपोर्ट से किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था. इवन उनकी सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही थी. ठीक है, इंडिगो एक ऐसा प्रोडक्ट है, बायो वगैरह में भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. जितना लॉन्ग टर्म होता है जो लोग फैक्ट्री वगैरह काम करते हैं. ठीक है बच्चों, अब सुनो. तो कमर्शियलाइजेशन मैंने कहा फुल कमर्शियलाइजेशन to produce info to feed their owners. ठीक है, it was. तो ये भी एक रीजन था बैकवर्डनेस का. आज का कमर्शियलाइजेशन जो है, जैसे आज भी लोग उगाते हैं चाय, कॉफी, हर्ब्स, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. तो ये सब ऊपर बढ़ता है, ये सब मार्केट पर जनरेट करता है. मतलब अपने खाने के अलावा कुछ मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट में बेचेंगे तो उससे उनका इनकम इंक्रीज करेगा. तो उस समय का कॉन्सेप्ट और अभी के कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है. ठीक है, दीज आर द डिफरेंस. ठीक है, तो ये समझ में आया बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर का कारण क्या क्या है. फर्स्ट, लैंड ग्रैबिंग सिस्टम, नोट कर दो. सेकेंड, नो इरिगेशन फैसिलिटीज. थर्ड है नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट. एनी गवर्नमेंट सपोर्ट by the British government. Fourth, forceful commercialization of agriculture. ठीक है, these are 4 points. आज हमें पढ़ाना है, यहाँ देख लो, हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर. What is the condition of industrial sector? आज के समय में इंडस्ट्री का क्या है बच्चों? Am I audible to you? बोल क्यों नहीं रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं है. वॉइस क्लियर नहीं है. वीडियो बंद करते देखिए. अब सुनाई दे रहा है? यस मैम. चलो, तो पॉइंट्स पहले लिख लो, फिर मैं वीडियो ऑन करूंगी. तब तक पॉइंट्स लिख लो, फिर आपको मैं समझाऊंगी. राइट डाउन द पॉइंट्स. सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे पहला है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ये देखो लिखा भी हुआ है, आप देख लो यहाँ पे. इज इट विजिबल? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. आवाज सुनाई नहीं दे रहा है या वीडियो और आवाज में कुछ अलग अलग आ रहा होगा? इज इट विजिबल? यस मैम. ये विजिबल है? ठीक है. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ग्रोथ, ये ग्रोथ लिखा हुआ है, GRO, R है, WTH. Brief growth of modern industries. And third is no capital goods industries. No capital goods industries developed by the British. यहाँ पे लिखो no development of capital goods industries. ठीक है? No development of capital goods industry. Third point. Have you written? लिख लिया? यस मैम. यस मैम. No development of capital goods industries. दिख रहा है? यहाँ नो के बाद डेवलपमेंट ऐड कर लेना. नो डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. हो गया? यस मैम. ओके. अब
मैं आपको इसको पहले समझा देती हूँ। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, देखो क्योंकि हम इंडस्ट्रीज का सिचुएशन जानना चाहते हैं कि क्या कंडीशन था आजादी के समय हमारे इंडस्ट्रीज का क्या कंडीशन था। देखो बच्चों, आजादी से पहले हम जाने चाहते थे गोल्डन वर्ल्ड। मैंने कई बार आपको क्लास में कहा है कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले समझो, हाथ से बनाई गई चीजें। हमारे यहाँ कपड़ा बनाने का हाथ से होता था, ठीक है, ज्वेलरी बनाने का काम हाथ से होता था, फर्नीचर बनाने का हाथ से होता था, ठीक है, जितनी भी कढ़ाई आप जो फेमस बनारसी सिल्क साड़ी, मधुबनी साड़ी, भागलपुरी सिल्क साड़ी, जो तुम कांजीवरम साड़ी, ये सब जितनी भी ये कपड़े सिल्क, चंदेरी सिल्क, कॉटन सिल्क, है ना, गढ़वाल सिल्क, ये हर एरिया में हमारे जो है वो है हाथ से बनाई गई चीजें, हाथ से बनाई गई सिल्क और कॉटन, मसलिन, बंगाल का मसलिन, ये सब पूरे वर्ल्ड में फेमस था। मैंने आपको कई बार कहा कि हमारे देश का बना हुआ कॉटन और सिल्क ज्यादातर दुनिया की रॉयल फैमिली में के लोग यूज करते थे, इतना फेमस था हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बट यूरोपियन कंट्री, उन्होंने ऐसे जगह को चुना, अपना जगह चुना व्यापार के लिए जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कौन सा इंडस्ट्री? मॉडर्न इंडस्ट्री का। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आज भी चल रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्री वहां है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे अपने मॉडर्न इंडस्ट्री यानी मशीन से बने हुए गुड्स का यहाँ पे मार्केट में, हमारे मार्केट में अपने मशीन से बने हुए गुड्स को बेचना शुरू किया। जानते हो ही कि मशीन से बनी हुई चीजें जल्दी बनती हैं, क्वांटिटी तो सस्ती होती है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है, तो हमारे देश में वो सामान हमारे बने हुए चीजों से सस्ता मिलने लगा, पूरी दुनिया में भी मिलने लगा, हमारे देश में भी वही सामान सस्ता मिलने लगा। और इस तरह से जब वो हमारे यहाँ इंपोर्ट, हमारे यहाँ बाहर का सामान आने लगा, तो हमारे देश में भी उसी का डिमांड होने लगा। यानी ब्रिटिश मेड जो मशीन मेड गुड्स था, ठीक है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड मशीन मेड गुड्स जो था, कपड़े और भी चीजें, वो सारे हमारे देश में बिकने लगा। अब हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बने हुए सामान का डिमांड हो गया कम, और जब डिमांड कम हो जाता है इंडस्ट्री अपने आप बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे डिके का मतलब बर्बाद होना, खत्म होना। हमारा इंडस्ट्री सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे, मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि बंद करो इंडस्ट्री को। बस डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा चलो ठीक, सुनो, आप सुनाई दे रहे हैं? क्लियर? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो देखो, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है हमारे देश में बने हुए, जो पहले हाथ से मैंने आपको अभी बताया, जो हमारे देश में हैंडमेड चीजें, हैंडमेड कपड़े, हैंडमेड ज्वेलरी, हाथ से बनी हुई चीजें पूरे वर्ल्ड में फेमस था। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, ठीक है, ये सब पूरे वर्ल्ड में फेमस था और वर्ल्ड के रॉयल फैमिलीज में ये क्लोथ्स यूज होते थे। बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोपियन कंट्री, वो ऐसे जगह की तलाश में थे जहां मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एंड जब वो हमारे देश में वो आए तो उन्होंने हमारे देश में अपने मशीन मेड गुड्स को भर दिया। यानी उनके मशीन से बने हुए कपड़े, मशीन से बने हुए सामान, फर्नीचर, मशीन से बना हुआ बर्तन, ठीक है, मशीन से बने हुए डेकोरेटिव आइटम, मशीन से बना हुआ, इंडस्ट्री में बना हुआ एक्सेसरीज हमारे देश में उन्होंने भर दिया। और वो मशीन से बनी हुई चीजें सस्ती होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं, तब लोग जो है वो मशीन से बने हुए सामान खरीदने लगे और हमारे देश में बने हुए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बने हुए गुड्स को उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। अब जब डिमांड कम हो गया, हैंडमेड गुड्स का डिमांड कम हो गया, धीरे धीरे वो सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गए। तो डीके का मतलब यही होता है खत्म होना, धीरे धीरे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, बिकॉज देयर वाज नो डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। अब भारत में ही डिमांड नहीं होने लगा, भारत के बने हुई चीजों का डिमांड भारत में ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टमेटिकली दे हैव डिस्ट्रॉयड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को वो डिस्ट्रॉय कर दिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, कोई फोर्स नहीं, कोई रूल नहीं, कोई बंद करने की आवाज नहीं उठाया, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सामान ला के हमारे मार्केट में भर दिया सस्ते में, ठीक है। अब सस्ती चीजें मिलेंगी तो लोग सस्ती चीजें खरीदेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को खत्म किया, पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड, फार्मर बिकम अनएम्प्लॉयड, दे बिकम पुअर, दे बिकम बैकवर्ड। सिमिलरली
When handicraft industry handicraft industries due to becomes shut down, बंद हो गए. It also create unemployment among the craftsmen, among the आप कह सकते हो जो वीवर. तो हमारे क्राफ्टमैन, ट्रेडर, वीवर ये भी अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि उनके सामान का, उनके गुड्स का कोई डिमांड ही नहीं रह गया हमारे देश में. जो बैंगल बनाते थे, जो डेकोरेटिव आइटम बनाते थे, जो एक्सेसरीज बनाते थे, जो जो कॉटन बनाते थे, जो सिल्क बनाते थे, जो क्लोथ्स बनाते थे, सबका डिमांड धीरे धीरे हमारे देश में सब बेरोजगार होने लगे. ठीक है. इट मींस इट हैम्पर्ड देयर इकोनॉमिकल कंडीशन. तो धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन और भी हैम्पर होने लगा. ठीक है. दूसरा क्या किया उन्होंने, तो अब आप कह सकते हो कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया तो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हो सकता था. तो मॉडर्न इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री, मतलब पहले जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थे वो बड़े बड़े मॉडर्न इंडस्ट्री, आज के तरह इंडस्ट्री अगर डेवलप होता तो वो सारे उसमें रोजगार उनको मिल जाता. पर ये भी नहीं हुआ. वो अपने देश की इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे थे. अपने देश में कॉटन इंडस्ट्री, अपने देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपने देश का एक्सेसरीज इंडस्ट्री. ठीक है. तो इट मींस दे आर यूजिंग आवर रॉ मटेरियल टू फीड देयर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. हमारे रॉ मटेरियल को, अब क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, हमारे देश का डिमांड ही नहीं है, तो सारे रॉ मटेरियल वो क्या करते थे, हमारे देश से ले जाते थे अपने कंट्री में और अपने इंडस्ट्रीज को फीड करते थे. अपने इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को मिल जाता था और फिर उसी को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में उसी को हमारे देश में फिर बेच देते थे. यानी 2 रुपए में सामान लेके गए और 200 रुपए में वापस हम ही को बेच दिया. इस तरह हम तो गरीब होते गए. समझ में आ रही है बात. धीरे धीरे इस तरह हमारे. अच्छा, दूसरा ब्लीक ऑफ मॉडर्न ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री लगाई. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, इंडिया में नहीं. आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला इंडस्ट्री क्या, उसके बाद ना ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लगाया. कैपिटल गुड इंडस्ट्री आप जानते हो, जो मशीनरी, जो बड़े बड़े मशीन और प्लांट तैयार करते हैं, जैसे आपका टाटा है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे देश में जो पहला कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जो हैवी इंडस्ट्री कहा जा सकता है, वो सबसे पहले जमशेदजी नौसादजी टाटा ने 1907 में हमारे देश में स्टैब्लिश किया था और 1911 से वो प्रोडक्शन शुरू हुआ. तो कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं था, कोई मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं डेवलप हुआ. ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इस तरह से छोटे मोटे मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे देश के लोगों ने कहीं कहीं स्टैब्लिश हुआ था. उस पे भी वो काफी टैक्स पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी यूज करते थे. और इवन हमारे देश से अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा सामान तो उस पे वो टैक्स लगाते थे. और अगर वो कहीं सामान लेके जा रहे हैं रॉ मटेरियल तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा रहे हैं. मतलब देयर इज नो टैक्स ऑन द बॉर्डर फॉर द ब्रिटिश मेड गुड. तो टैक्स वो नहीं लगाते थे क्योंकि वो उन्हीं का गुड था. एक्सपोर्ट उनके लिए, ब्रिटिश के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही टैक्स फ्री था. इंडियंस के लिए और अदर कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे काफी टैक्सेशन पॉलिसीज था. ठीक है. तो और यही नहीं, अभी मैं आप फॉरेन जब पॉलिसी पढ़ोगे तो और भी देखोगे बहुत सारा और भी इस तरह के एक्सप्लॉइट की पॉलिसीज था. बेटा आवाज सुनाई दे रहा था? Yes, समझ में आया? चलिए अब एक काम करो, टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का. आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो और नोट करके अपनी बुक में एक बार पढ़ लो. इंडियन इकोनॉमी का बुक रखे हो ना? इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 मिनट देती हूँ, एक बार रिव्यू कर लो. फिर आज बात करेंगे, थोड़ा टाइम बचा हुआ है. पढ़ाई नहीं, इसको भी बताएंगे. तुम लोग ये तीनों पढ़ लेना, तीनों टॉपिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर at the eve of independence, state of industries at the eve of independence and a state of foreign trade. अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? यस माही? yes, ma'am. हाँ, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में बोलो. To exchange of the goods and services. क्या बेटा, फिर से बोलो. Not to exchange करते गुड्स और सर्विसेज फॉरेन में, रेस्ट ऑफ द कंट्री. यस, फॉरेन कंट्री. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार. विदेशों के मतलब विदेश में दूसरे कंट्री के साथ जो भी
मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, एक्सटर्नल रिलेशन होता है, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो एंशिएंट टाइम से ही हमारा फॉरेन ट्रेड काफी डेवलप था। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे देश की बने हुई चीजों को विदेश दूसरे कंट्रीज के रॉयल फैमिली पहना करते थे। बहुत एंशिएंट टाइम से आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, यानी फॉरेन ट्रेड हमारा बहुत डेवलप था। और यही वजह है कि हमारा कंट्री गोल्डन वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था। हमारा इंडस्ट्री डेवलप था, हमारे एग्रीकल्चर सेल्फ डिपेंडेंट था। ठीक है, हमारा ट्रेड फॉरेन ट्रेड बहुत डेवलप था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड काफी डेवलप था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद या यूरोपियन कंट्रीज के आने के बाद धीरे धीरे ये सारा पॉलिसीज ही बदल गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह के एक्सप्लॉइटिव रूल इंप्लीमेंट किए जिससे कि सारा बेनिफिट्स, जितना भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो सकता था, वो खुद अवेल करें। अब फॉरेन ट्रेड, आपका एक मैप दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना। एक मैप है, आपको बताती हूँ। उस मैप को तुम लोग बल्कि बना भी लेना। ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, मैं पेज नंबर बता देती हूँ आपको। पेज नंबर 9 निकालो, उसमें एक मैप बना हुआ है, फिगर 1.2, दिस वन, देख रहे हो ये? इज इट विजिबल? पेज नंबर फिर से। पेज नंबर 9, ये आप देख रहे हो? तो पहले इसके बारे में ये आप मैप बना के ना, मैं क्लास में कल समझाऊंगी। ठीक है, इस सारे बच्चे एक आप मैप ले लेना वर्ड में, और ये वाला चीज या फिर ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा अच्छा है, इसको बनाना। चलिए अब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी अपनाया था फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज उनका क्या मोटिव था ये तो नोट ही कर लो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव क्या था, तो ये मोटिव था बेटा, सबसे पहले टू चेंज आवर स्टेटस, इंडिया का स्टेटस बदल देना। क्या था स्टेटस? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, हमारा जो स्टेटस था, वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम क्या थे? एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स, बट दे हैव चेंज्ड आवर स्टेटस merely exporter of raw material and importer of finished goods। मतलब अब हम क्या हो, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल भेजते थे और उनके बने हुए फिनिश गुड्स को खुद यूज करते थे। ठीक है, ये वीडियो चला रही है तो वॉइस ऐसे हो जा रहा है। चलो सुन लो फिर से। ब्रिटिश हैव चेंज आवर स्टेटस फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उन्होंने हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया हमारे देश को। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड में लिखोगे नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या हो गए हम? राइट डाउन नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। And whatever policy implemented by them, it is in the benefit of their own country, because the motive is, वो क्वेश्चन पूछता है what were the motive of British government, क्या मोटिव था उनका, आप बताओ, कोई बता सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव क्या था यहाँ आने का? हमारे देश में स्टेटस, देखो बेटा मोटिव लिखोगे टू ड्रेन द इंडियन वेल्थ टू देयर ओन कंट्री, हमारे कंट्री के धन दौलत को अपने देश में ले जाना, ये मोटिव था। और उसी मोटिव के तहत उन्होंने हमारे स्टेटस को बदला। ठीक है, अगर पूछेगा व्हाट वर द टू फोल्ड मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो पहला मोटिव था टू ड्रेन द इंडियन वेल्थ टू देयर ओन कंट्री, और दूसरा मोटिव था टू चेंज द स्टेटस ऑफ इंडिया एज ए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, तब तुम कहोगे एक्सपोर्ट होता था तब तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोर्ट अच्छी बात होता है तब इफ द एक्सपोर्ट सरप्लस इज यूज्ड बाय द इंडिया। अगर एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया यूज करता तो ये अच्छी बात होती, बट एक्सपोर्ट सरप्लस, जो एक्सपोर्ट से पैसा आता था, मतलब जो बाहर विदेशों में जो सामान बेचा जा रहा है, उससे जो पैसा आता था, आपको पता है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करती थी आर्मी को मोबिलाइज करने में, आर्मी को बढ़ाने में, सेना को बढ़ाने में,
ताकि जितना ज्यादा सेना होंगे उतना ज्यादा, अगर इंडिया में कोई किसी भी तरह का रिवोल्ट होता है, जैसे आप देखते हो मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया है, इस तरह के छोटे मोटे बहुत जो भी रिवोल्ट होंगे उसको हम अपने सेना के द्वारा दबा देंगे। ठीक है, तो वो अपने अपने आर्मी को मेंटेन करने में वो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज करते थे। ठीक है, दे डू नॉट यूज सरप्लस, export surplus for the development of India, for development of infrastructure, agriculture development और benefit of the people, हमारे देश के लोगों के बेनिफिट के लिए वो काम नहीं करते थे। ठीक है, तीसरा था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। हमारे फॉरेन ट्रेड, हमारे विदेशी जो व्यापार होगा उसको पूरा रूल्स रेगुलेशंस उनका चलता था, किससे टैक्स लेना है, किससे नहीं लेना है। इंडिया में ही इंडियन को टैक्स देना पड़ता था एक्सपोर्ट करने पे, और ब्रिटिश को नहीं देना पड़ता था। मतलब कोई अगर इंडिया में कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करता है या कोई अपने तरीके से बाहर सामान बेचना चाहता है, तो उनको ब्रिटिश के अलावा दूसरे कंट्री में अगर बेचना चाहता है रॉ मटेरियल गुड्स, तो उसको हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, टैरिफ पे करना पड़ता था। ठीक है, तो बिकॉज मोनोपोली मतलब एकाधिकार था, फॉरेन ट्रेड पे एकाधिकार था, रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, तो ये सारा आपका दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये सारा फॉरेन ट्रेड को मेंशन करने के लिए ये सारा पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है,